टेक्स्ट बुक दो। एक क्वेश्चन बाकी था, कहते थे। एक मिनट, बैठो 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 बैठो। टेक्स्ट बुक है क्या एक्स्ट्रा? तो पुराना है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना पेंडिंग है पीजीबीपी में, मिला? 1 हो गया, 2 किया क्या घर पे? क्वेश्चन 2 नहीं किया? पेज नंबर 8.35 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 मिला? क्या बोलता है? साई लिमिटेड हैज अ ब्लॉक ऑफ एसेट रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 15%, whose written down value on April 1, 2024 was 40 lakh. It purchased another asset, second hand plant and machinery of the same block on a November 24 for 14,40,000 and put to use on the same day. Sai Limited amalgamated with CD Limited with effect from 1st Jan 2025. आगे लिखना, compute depreciation for Sai and CD Limited. Compute depreciation for Sai and CD Limited. लिखा है, आंसर बोलोगे क्या? डेप्रीशिएशन है मतलब फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, कभी बदलेगा नहीं। क्या था? ओपनिंग WDV में आपको दिया हुआ है 40 लाख रुपीस के एसेट है, बराबर। उसके बाद क्या होता है? ऐड परचेजेस। परचेजेस में क्या होएगा ये बताओ? 180 डेज और मोर, और क्या था? लेस देन 180 डेज, बराबर है, लेस देन 180 डेज। यहाँ पे आपको दिया हुआ है इट परचेजेस अ न्यू एसेट ऑफ द सेम ब्लॉक ऑन 1st नवंबर। नवंबर मतलब तो लेस देन 180 डेज हो गया 14,40,000 का, यस और नो? सो अपने पास अभी टोटल 54,40,000 का ब्लॉक है। माइनस सेल के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, अमालगमेशन के बारे में बोला है। सो अपना क्लोजिंग WDV हो गया 54,40,000। 54,40,000, इतना पॉइंट समझे? कोई आंसर बोल सकता है तो बोल दो प्लीज। साई लिमिटेड अमालगमेटेड विद CD लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1st Jan 25, मिला? तो बेटा अमालगमेशन के बाद वाले एसेट है सारे या पहले वाले? पहले वाले ना। तो अमालगमेशन के पहले वाले एसेट है तो अपन ने पढ़ा था, इन केस ऑफ अमालगमेशन डेप्रीशिएशन मिलेगा अमालगमेटिंग एंड अमालगमेटेड कंपनी इन द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट इज यूज्ड। क्या? इन द प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट इज यूज्ड। तो पहले तो अज्यूम करो अमालगमेशन कुछ नहीं है। डेप्रीशिएशन का रेट 15% दिया है, बराबर। यहाँ पे लेस देन वाला एसेट है बेटा, तो लेस देन 180 डेज पे हाफ डेप्रीशिएशन मिलेगा, मोर देन इक्वल टू 180 डेज पे फुल डेप्रीशिएशन मिलेगा। सो यहाँ पे 14,40,000 पे हाफ मतलब 7.5% और 40 लाख के ऊपर फुल डेप्रीशिएशन का मतलब है पूरा 15% मिलेगा। सो व्हाट इज टोटल डेप्रीशिएशन? कितना? फर्स्ट वाले का नहीं आएगा मेरा, 4 लाख कैसे आएगा? 14 कैसे सर? 14 लाख का 7.5%, 14 लाख 1,08,000 एंड 6 लाख, बराबर है। सो टोटल हो गया 7,08,000। इतना पॉइंट क्लियर है, बराबर। व्हाट इज टोटल डेप्रीशिएशन? 7,08,000। ये बिफोर अमालगमेशन वाला है। मतलब अगर साई लिमिटेड पूरा होता तो फिर आपको पूरा 7,80,000 में एक मिलता। CD पूरा साल होती तो CD को पूरा मिलता, बट साई और CD दोनों पूरा साल है या बीच में अमालगमेशन हो गया? बीच में अमालगमेशन हो गया। सो मैं बोल सकता हूं डेप्रीशिएशन अवेलेबल टू साई लिमिटेड, बराबर है। आंसर बोलोगे प्लीज। ओपनिंग WDV वाले एसेट पे 6 लाख का डेप्रीशिएशन था, यस और नो? कैसे मालूम पड़ा सर ये वाला? अरे बोलो यार। और जो न्यू परचेस था उस पे 1,08,000 का था, न्यू परचेस पे 1,08,000 का था। प्लीज बोलना। ये बेटा अपन है ना डेप्रीशिएशन निकाल नहीं रहे, डेप्रीशिएशन तो निकाल लिया अपन ने ऑलरेडी। डेप्रीशिएशन को दोनों कंपनी में स्प्लिट कर रहे हैं।
वी आर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन या स्प्लिट कर रहे हैं? तो बेटा अपन डेप्रिसिएशन कभी नंबर ऑफ डेज में नहीं निकालते, या तो हाफ होता है या तो फुल होता है। नंबर ऑफ डेज में अपन स्प्लिट कर रहे हैं बिकॉज अमालगमेशन है। सो ये वाले एसेट अपने पास पूरा 365 डेज के लिए था, ओपनिंग तो 365 डेज के लिए था, अरे बोलो यार, बट साई लिमिटेड 365 डेज पे था या जनवरी से अमालगमेट हो गया? 1 जैन ना, तो मैं बोल सकता हूं अगर पूरे साल में 365 डेज होता है, सो 365 में से जनवरी पूरा नई कंपनी थी, फरवरी नई कंपनी थी, अरे बोलो, और मार्च नई कंपनी थी। सो पुरानी कंपनी के पास कितना डिप्रिसिएशन बचेगा, नंबर ऑफ डेज? तो इसको 275 का डिप्रिसिएशन मिलेगा 365 में से, बोलो कितना होता है? अरे बराबर है, माइनस करो 6 लाख, 147 945, ये मैं बोल सकता हूं किसको मिलेगा? साई लिमिट, न्यू कंपनी को, सीडी लिमिटेड को, बराबर है। सो डेप्रिसिएशन टू सीडी लिमिटेड बराबर है ओपनिंग WDV एसेट कितना था? 6 लाख का डेप्रिसिएशन था, मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 365, अरे बराबर है 275 में से माइनस करोगे तो 90 डेज बचेगा, तो ये अपने आप आ गया, तो अपन ने माइनस कर लिया। अरे बोलो यार, आंसर बोलोगे। नए पे 1,08,000 का था, क्या नया एसेट पूरा साल यूज हुआ है? नहीं, एसेट ये अपन ने 1 नवंबर को खरीदा था। सो नया परचेज नवंबर में 30 डेज होते हैं, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फेब में 28, मार्च में 31, तो टोटल कितने डेज एसेट थे? 151 डेज। अरे बोलो यार, उसमें से सिर्फ नवंबर और दिसंबर नहीं पुरानी कंपनी के पास था, 61 डेज। कितना बचा? और माइनस करो, माइनस 1,08,000, सो न्यू एसेट पे पुरानी कंपनी ने 43 का डेप्रिसिएशन लिया, नई कंपनी ने 64 का लिया। 1,08,000 151 डेज के लिए यूज हुआ था। 90 माइनस 151 कितना होता है? 61 डेज। देख लेना रॉन्ग है क्या? 90 डेज बराबर है 61 माइनस वो बराबर 90 डेज आएगा। इतना पॉइंट समझेगा। सो ये आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, ये पुरानी कंपनी का है और ये नई कंपनी का है। प्लीज याद रखना, ये नंबर ऑफ डेज में अपन ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन नहीं किया। डेप्रिसिएशन स्टैंडर्ड है हाफ या तो फुल, नंबर ऑफ डेज स्प्लिट किया, अमालगमेशन है इसके लिए। कोई सुन रहा है क्या? अदरवाइज अपन ये नहीं करते। अरे बोलो यार, कॉपी करो प्लीज। क्वेश्चन 2 अपना पेंडिंग का।
कोई ऊपर कॉपी कर रहा था, क्लोजिंग तक कोई कॉपी कर रहा था? पढ़ लिया है क्या एक बार? पीजीबी भी पढ़ा घर पे? मॉड्यूल के सम्स देख सकते हो। कोई ऊपर कॉपी कर रहा था? हम्म। क्वेश्चन नंबर 6 पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 6। पहुंचे क्या? क्वेश्चन 6। X Limited is incorporated in Bangalore. मिला? On 6 September 24, it commences production of paper on 15th March 2025. Following expenses are incurred by the company. Underline the word before commencement of business. Before commencement of business. Expenses on incorporation and issue of share 92,000. Preparation of feasibility report, project report, conducting market survey. Work is completed by the taxpayer itself 1,40,000. मिला? आगे लिखो ना, 1,40,000 के आगे लिखो रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बिफोर द ड्यू डेट। रिपोर्ट वॉज सबमिटेड बिफोर द ड्यू डेट। Before the due date. Okay. Engineering services work is carried out by a concern not approved by a board. वो ब्रैकेट पूरा कैंसिल करके उधर लिखो प्लीज। Assessee failed to submit the report. Assessee failed to submit the report before the due date. Failed to submit the report before the due date.
क्या बोलता है? Determine the amount of deduction under section 35D, assuming that the following figure of fixed asset and capital on 31st March, that is last day of the year in which taxpayer starts the production. Cost of fixed asset, share capital, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है. प्लीज बोलना, यहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने बोला है. अरे यस और नो? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D, अरे बराबर है. कितना मिलता है? एक्चुअल eligible expenses और 5% of what? COP या तो CE, whichever is higher, और ऊपर वाले में से whichever is lower. Is that point याद है? अच्छा, एक्चुअल एलिजिबल में बेटा आपको बोला हुआ है एक्सपेंसेस ऑन इनकॉर्पोरेशन एंड इशू ऑफ शेयर, ये डरसो में आ जाता है. एस शेयर इशू एंड डिबेंचर इशू, तो वो एलिजिबल है. प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी प्रोजेक्ट एंड कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, ये भी पफमे में आता है. और आपको बोला इसका रिपोर्ट ड्यू डेट से पहले सबमिट किया. अपन ने पढ़ा था कि 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट आपको सबमिट करना पड़ेगा. अरे बोलो यार. सो ये ड्यू डेट से पहले सबमिटेड है 1,40,000 वाला. इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलता है कि इसका रिपोर्ट फेल किया है ड्यू डेट तक सबमिट करने को. मिल रहा है क्या? सो बेटा आपको पफमे में क्या क्या है? 92,000 तो डरसो वाला अलाउड है ही, उसमें तो ड्यू डेट का मैटर ही नहीं आता है. 1,40,000 भी अलाउड है बिकॉज ड्यू डेट से पहले रिपोर्ट बना के दे दिया था. बट जो बैलेंस बचा है कौन सा? 130, वो ड्यू डेट के बाद है, इसके लिए उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है. सो 140 प्लस 92 कितना? 2,32,000 एलिजिबल एक्सपेंस हो गया. नहीं समझा? डरसो में कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट पफ में का आपको रिपोर्ट बना के देना है 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट. क्या 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट? तो आपने उसका रिपोर्ट नहीं बनाया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. अच्छा, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट बोला हुआ है कितना? सो अपन ने याद होएगा तो पढ़ा था कि COP मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है विच इज कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, अरे बराबर है. और CE मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होता है. उसमें 40 लाख शेयर कैपिटल आएगा, यस और नो? प्लस डिबेंचर्स भी आएंगे, कितना है? प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी आएगा, कितना है? 8 लाख. तो टोटल कितना हो गया? विच एवर इज हायर इज, सो 5% ऑफ ₹60 लाख. सो विच एवर इज लोअर, सो लोअर कौन सा आ गया? 2,32,000. समझ रहेगा? अब ये ना MCQ में आया बेटा, अगर ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में राइट होके भी रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज अगर एग्जाम में पूछा है टोटल डिडक्शन तो 232 है. बट बेटा याद होएगा तो अपन ने पढ़ा था डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D फॉर कौन सा ईयर चल रहा है अपना? 24-25. 2,32,000 नहीं मिलेगा, डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट. कितना आता है? 46,400. सो अगर बेटा आपको है ना दोनों आंसर दिया है, 232 भी दिया है और 46 भी दिया है, कोई सुन रहा है क्या? तो आप लोग क्या होगा, गाय गाय में 232 मार्क करके आओगे. प्लीज चेक करना, टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 232, अलाउड फॉर 1 ईयर इज 46,400. 2 डिफरेंट आंसर है, बराबर है. लिखो प्लीज. कॉपी करो. मेरे बाद कौन सा लेक्चर है? लॉ. ऐसे
क्वेश्चन 5 तुम लोग को होमवर्क दिया था, बाकी सारे हो गए या एक बाकी है? हो गया ना, सब हो गया। डन, ऑल क्वेश्चंस आर डन। मॉड्यूल से ऊपर ऊपर से दिखा दिया है। अरे बोलो, क्लास की टेक्स्ट बुक से ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, बराबर है। तो थियरी एक बार वापस से सुन लो प्लीज। तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है? हाँ, तो मे के लिए एक बार ऊपर से कोई भी एक बुक, या तो क्लास का मॉड्यूल या तो ICI का मॉड्यूल, एक बार ऊपर से ग्लांस करो। कुछ एक्स्ट्रा आई थिंक नहीं मिला ना, अपन ने पढ़ा तो था। अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो पोस्ट इट पे चिपका देना थियरी। तो अगर कोई पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दिखा तो उस पर थियरी लिखो, पोस्ट इट पे निकालो और यहाँ पे चिपका दो नोटबुक में। एग्जाम डे पे टेक्स्ट बुक, नोटबुक, मॉड्यूल तीनों रिवीजन नहीं होने वाला है। एग्जाम डे पे एक ही बुक रिवाइज हो सकता है, वो नोटबुक है। कोई सुन रहा है क्या? तो प्लीज़ मेक श्योर नोटबुक 100% कवर्ड होना चाहिए। अगर कुछ मिसिंग है तो ऐड कर देना, मेरे हिसाब से तो कुछ मिसिंग नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर है? अरे बोलो, फिर क्या बाकी है अपना? क्या कराओ, सैलरी कराओ या अदर सोर्सेज करा दूँ? अदर सोर्सेज करा दो, सो दैट तुम लोग को PGBP पढ़ने का टाइम मिलेगा। तो सुन रहा है क्या? हाँ, सो आई विल सॉल्व यू। मैं आई विल मेक यू सॉल्व एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो याद दिला देना हाफ एन आवर बिफोर 9:30 को। ओके, रेड पेन से पहले लिखो ना, लास्ट नोटबुक में ऐड करो। लास्ट रेड पेन से हेडिंग दे के लिखना प्लीज। पहले ऐसा कुछ स्टार बनाओ, दोस्त ऐसा। हाँ, PGBP का ही है। ये लिखो ना, रेड पेन से हेडिंग दो न्यू पेज पे। न्यू पेज पे लिखो बेटा, न्यू पेज। स्टार बना के रेड पेन से, मतलब हाईलाइट होना चाहिए, दिखना चाहिए जब जहाँ पे भी लिखो। लिखो, उसके बाद अपन ने, याद होएगा तो क्या पढ़ा था, याद है क्या? अगर आप 115 BAC में नहीं जा रहे हो तो अपन ने जो पढ़ा वो पूरा चैप्टर जैसा है वैसा ही है। बट अगर BAC में जाओगे तो पढ़ा दिया ऑलरेडी। तीन चीज नहीं मिलेगी। 35 AD नहीं मिलेगा, स्पेसिफाइड डिडक्शन, बट उसके बदले डेप्रीशिएशन जो मिलता है वो मिलेगा। तो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, बट डेप्रीशिएशन विल बी अवेलेबल। फिर डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा, वो अप्रूव्ड रूसी वाला। अरे बोलो यार। और एक नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? एडिशनल डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे लिखा आपने वर्सेस ही ऑप्स फॉर 115 BAC, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखो, नेक्स्ट लाइन पे लिखना, इफ अ पर्सन opts to pay tax under section 115 BAC, then following exemptions or deductions will not be available. Following exemptions and deductions will not be available. लिखा है। नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट नंबर A, एडिशनल डेप्रीशिएशन
additional depreciation under section 32. Next, point number B, donation for scientific research. Donation for scientific research. Next, point number 3, ब्रैकेट्स में लिखना है तो लिख दो, दैट इज अप्रूव्ड रूसी नेशनल लेबोरेटरी एक्सेट्रा. हाँ, आउटसाइडर वाला, दैट इज अप्रूव्ड रूसी नेशनल लेबोरेटरी एक्सेट्रा. अप्रूव्ड रूसी नेशनल लेबोरेटरी एक्सेट्रा लिखा है क्या? ब्रैकेट क्लोज करके लिख दो, ब्रैकेट क्लोज. एंड पॉइंट नंबर 3 क्या नहीं मिल रहा है? नहीं, पॉइंट नंबर 3, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD. 35 AD. क्या लिखा? 35 AD डैश करके लिखो, स्पेसिफाइड बिजनेस. स्पेसिफाइड बिजनेस लिखा है. नीचे नोट करके लिखना, नोट. डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD will not be available. Under section 35 AD will not be available. However, depreciation on those assets, depreciation from those on those assets will be available. Will be available. लिखा है. Next, note number 2, deduction for in-house research. Deduction for in-house research. Deduction for in-house research will still be available. Will still be available. Will still be available. समझा है क्या? श्योर. दैट वाज योर PGBP. बराबर है? समझा है कि नहीं यार? बराबर है. नेक्स्ट एकदम सिंपल टॉपिक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. बराबर है? एकदम सिंपल है. 2-3 पॉइंट याद रखना है, बाकी बहुत सिंपल है. सुन रहे हो कि नहीं यार? बराबर है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मेरे को बोलता है यार ऐसे कितने स्पेसिफिक हेड बनाए. सैलरी अलग बनाया, हाउस प्रॉपर्टी अलग बनाया, कोई सुन रहा है क्या? तो बेसिकली देखो, 2 हेड तो कंपलसरी होते हैं. आदमी के पास 2 ही जगह से पैसा आ सकता है. बस बोलो कौन सी 2 जगह है? सैलरी या तो बिजनेस. बस वो 2 ही जगह हो सकते हैं ना. बाकी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है. तो इन्वेस्टमेंट आप घर में करोगे तो भाड़ा मिलेगा, कोई सुन रहा है? शेयर्स में करोगे तो डिविडेंड मिलेगा, FD में करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा. बाकी सब इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा. तो आप पैसा नहीं कमाओगे तो इन्वेस्ट करोगे कहां से? कोई सुन रहा है क्या? तो पैसा कमाने का 2 ही रास्ता है, वन इज बिजनेस. इतना पॉइंट समझा? अब जितने भी डेवलप्ड नेशन है, जितने भी डेवलप, सिंगापुर हो गया, एम्स्टरडेम हो गया, डेवलप्ड नेशन, उन लोग में कोई कैपिटल गेन करके कॉन्सेप्ट ही नहीं है. कैपिटल गेन टैक्स आता ही नहीं है. कोई सुन रहा है क्या? बिकॉज एक्चुअल में वो इनकम ही नहीं होता है. इनकम मतलब क्या? जो आप कमा रहे हो ना. यहाँ पे तो मैंने क्या करा, एक शेयर खरीदा, 2-3 साल होल्ड किया, 2-3 साल बाद बेचा, प्रॉफिट हुआ तो इन लोगों ने टैक्स दे दिया. कोई सुन रहा है? फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता है, बट इंडिया में होता है. सो वो एक इंडिया के लिए बड़ा रेवेन्यू है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन. तो इसके लिए उसके लिए एक अलग से हेड बना दिया. सो 3 हेड कौन से हो गए? सैलरी, बिजनेस, वो तो मस्त है. कैपिटल गेन इज सेल ऑफ एसेट पे टैक्स. किस पे टैक्स है? सेल ऑफ एसेट पे टैक्स. इतना पॉइंट समझता है क्या? अरे बोलो. अब फिर गवर्नमेंट बोलता है कि यार इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करें. तो इंडिया में 90% ऑफ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट वाज हाउस प्रॉपर्टी. क्या बोला? इट वाज अ. तो उसको कवर करना जरूरी था, इसके लिए अलग से हेड बना दिया. बट अब फिर डिविडेंड के लिए अलग से हेड बनाओ, इसके लिए उसके लिए अलग से हेड बनाओ, पॉसिबल नहीं है. तो गवर्नमेंट बोलता है नीरज, ऐसा कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्ट नहीं है और 1 to 4 हेड्स में नहीं आ रहा है. क्या बोला? कोई भी इनकम जो
एग्जाम नहीं है और 1 to 4 में नहीं आ रहा है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चले जाएगा। जैसे याद होएगा तो रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, बट रेंट फ्रॉम सबलेट इधर आएगा। अरे यार, मैंने अगर मेरी प्रॉपर्टी भाड़े पे दी तो हाउस प्रॉपर्टी, मैंने वेदांता को भाड़े पे दी, वेदांता ने आगे किसी को भाड़े पे दी, तो इट विल बी अदर सोर्सेस। और भी पढ़ा होगा रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड, अदर सोर्स। अगर लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है तो इट विल बी हाउस प्रॉपर्टी, बट अगर वेकेंट लैंड है तो इट विल बी अदर सोर्सेस। सैलरी टू एमपीज एंड एमएलए, कोई सुन रहा है क्या बेटा? नॉर्मली सैलरी जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। जो भी सैलरी किसी को भी मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, सबका सैलरी जाएगा सैलरी में। बट जो एमपी एमएलए को सैलरी मिलता है ना, गवर्नमेंट इनकम टैक्स वाला उसको एम्प्लॉय नहीं मानता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मान के उन लोग को सैलरी देता है। बट इनकम टैक्स वाला बोलता है सैलरी का मतलब क्या? तुम लोग का एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय मतलब क्या? फिक्स्ड ऑफिस आवर्स है। अरे बोलो यार, मतलब तुम जो भी ऑफिस आवर्स है, 10 बजे ऑफिस चालू हुआ, 6 बजे खत्म हुआ, तो 10 से 6 तुम्हारा ऑफिस आवर्स है। लेट आओगे तो इंटीमेट करो सर आज लेट हो रहा है, जल्दी जाओगे तो इंटीमेट करो आज जल्दी जाने का है, छुट्टी लोगे फिर अप्रूवल लोगे। कोई सुन रहा है क्या? समझता है कि नहीं यार? यहाँ पे मेरा क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि सर ये हफ्ते में अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं एम्प्लॉय हुआ क्या? नहीं ना, मेरा कोई फिक्स ऑफिस आवर्स है क्या? नहीं है। अच्छा, रेलवे वाला जो काउंटर टिकट पे बेच रहा है, तो टिकट पे क्या बेचता है वो बेचारा? एक का स्लॉट होता है 7 से 2, कोई सुन रहा है? दूसरे का स्लॉट होता है 2 से 7, तीसरे का स्लॉट होता है 7 से 7, कोई सुन रहा है क्या? मतलब वो जो भी होएगा 12-12 घंटे के 2 स्लॉट होते हैं रेलवे के। तो वो टिकट काउंटर वाला एम्प्लॉय है, बिकॉज वो स्पेसिफिक आवर्स में आ रहा है, काम जो बोला है वो कर रहा है, करना जरूरी है। कोई सुन रहा है? बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो क्या होता है बेटा? पार्लियामेंट सेशन में है तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। कोई सुन रहा है क्या? सेशन में तो भी आना है तो आना है, नहीं आना है तो मत आओ। कोई सुन रहा है क्या? कोई फिक्स ऑफिस आवर्स नहीं होता, इतने बजे ऑफिस पहुंचना, इतने बजे निकलना एंड सो ऑन। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के लिए, बट इनकम टैक्स बोलता है भाई टेक्निकली एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय मतलब ऑफिस में बैठा रहता है। किधर? सचिन तेंदुलकर वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 साल में उसने एक ही मीटिंग अटेंड की बस, बाकी अटेंड ही नहीं की। कोई सुन रहा है क्या? तो भी उसको सैलरी 5 साल मिलता रहा। सुन रहा है? तो इनकम टैक्स बोलता है हम लोग एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, तो जो सैलरी मिल रहा है एमपी एमएलए को, वो किधर जाएगा? अदर सोर्सेज। किधर जाएगा? नीरज को रिलायंस ने एम्प्लॉय रखा है, सैलरी मिला तो सैलरी में, रेलवे वाला एम्प्लॉय सैलरी में, एमपी एमएलए अदर सोर्सेज। इतना पॉइंट समझेगा? आगे आंसर बोलोगे किस पे टैक्स नहीं आता है? अदर सोर्सेज में क्या क्या जाएगा? जो इनकम है वो इनकम एग्जाम नहीं है और 1 to 4 एज में नहीं आ रहा है, क्या होना चाहिए? इनकम कहाँ पे नहीं होना चाहिए? 1 to 4 एज। क्या नहीं होना चाहिए? एग्जाम, और अपने अदर आ जाएगा। बराबर है? आंसर बोलो ना। डायरेक्टर सिटिंग फीस बराबर है, अगर मैं होल टाइम डायरेक्टर हूं तो मैं एम्प्लॉय हो गया, बट नॉर्मल डायरेक्टर के लिए एम्प्लॉय नहीं है, तो डायरेक्टर सिटिंग फीस किधर जाएगा? अदर सोर्सेज में। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, अरे एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया तो एग्जेम्प्ट ही है, आउटसाइड इंडिया रहेगा तो टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है तो अदर सोर्सेज में जाएगा हमेशा। क्या टैक्सेबल है तो किधर जाएगा? अदर सोर्सेज। तो मैंने क्या किया, नीदरलैंड में जाके फार्म खरीदा और नीदरलैंड में एग्रीकल्चर कर रहा हूं, तो अगर वो टैक्सेबल है इंडिया में तो किधर जाएगा? अदर सोर्सेज। इतना पॉइंट समझ रहा है क्या? सो जो भी इनकम किधर नहीं जा रहा है? 1 to 4 एज में। क्या नहीं है? एग्जाम नहीं है, तो किधर जाएगा? अदर सोर्सेज में। अब गवर्नमेंट बोलता है इतने साल हो गए ना, इनकम टैक्स आया था 1961 में, कोई सुन रहा है क्या? तो इतने सारे सालों में हम लोग ने कुछ इनकम रियलाइज किया जो अदर सोर्सेज में ही जाता है, तो उसके लिए हम लोग ने स्पेसिफिक हेड बना दिया। क्या बोल दिया? मतलब यहाँ पे बोलता है कि थोड़ी 10 इनकम ऐसी है जो इधर ही जाने वाली है, KGDWIRC। रिपीट नहीं करे, क्या बोला? बचपन में केजी में पढ़ना चालू किया था, अभी तुम लोग को WIRC का मैसेज आता होगा ना, ICA आएगा। तो सुन रहा है क्या? तो पंजाबी में बोलो, कहां से कहां पे पहुंच गए? KGDWIRC। कुछ भी बनाया मैंने, बट याद हो जाएगा। रिपीट कर रहे हो क्या? कौन सा इनकम था? पहले तो बोला है 1 to 4 एड में नहीं जाना चाहिए, फिर इन लोग ने ओवर अ ईयर रियलाइज किया, बोला यार हर इनकम नॉर्मली थोड़ी इनकम हमेशा इधर ही जाता है, तो दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, हम लोग इधर KGDWIRC को टैक्सेबल कर देंगे। किसको टैक्सेबल कर देंगे? KGDWIRC। इतना पॉइंट समझ रहे हैं? के मतलब ये भी आता है तुम लोग को, सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। चला, सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। एकदम सिंपल है, सुनना बराबर से, सुन लिया तो काम हो जाएगा।
रिलायंस को लग रहा है मुकेश अंबानी की अगर डेथ हो गई तो स्टॉक मार्केट में पहले तो रिलायंस का भाव 10-20% ऐसे डाउन हो जाएगा। अरे मेन पर्सन है, इतने सालों से वही चला रहा है, बराबर है। फिर उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए 4 लोग लगेंगे। ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट तो उन लोग ने ढूंढ ही लिया होगा अभी, बट एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, बराबर है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बोलते हैं? की मैन इंश्योरेंस। तो सपोज एक क्लास में एक एम्प्लॉई है जो टाइम टेबल भी मैनेज करता है, स्टूडेंट का इंक्वायरी भी देता है, नोट्स बराबर टाइम पे आया नहीं आया वो भी देखता है, सब देखता है। कोई सुन रहा है? अब वो आदमी अगर सपोज कुछ हो गया या कंपनी छोड़ के चला गया, जरूरी नहीं है मर ही गया, कंपनी छोड़ के चला गया, तो अपने को उसके बदले ट्रेनिंग देना पड़ेगा, 4 नए लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे। कोई सुन रहा है क्या? तो सब मगजमारी वाला काम है, तो उसके लिए अपने को लॉस होएगा, रिस्क होता है। तो जैसे अपन स्टॉक का इंश्योरेंस निकालते हैं वैसे की पर्सन का इंश्योरेंस निकालते हैं, उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? की मैन इंश्योरेंस। बेटा रिलायंस ने मुकेश अंबानी का की मैन इंश्योरेंस निकाला, तो रिलायंस प्रीमियम भर रहा है, तो बिजनेस में पीएनएल डेबिट में लिखेगा। क्या वाला? बिजनेस में ये रिलायंस का पीएनएल डेबिट है, तो यहाँ पे की मैन का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा तो उन लोग का खर्चा हो गया। अब सपोज 15 साल के बाद पॉलिसी मैच्योर हो गया। कितने साल के बाद? 15 साल। तो जब वो पॉलिसी मैच्योर हो गया ना, तो रिलायंस वालों ने खुद ने पैसा रख लिया। किसने पैसा रख लिया? तो रिलायंस को जब पैसा मिलेगा तो बिजनेस इनकम में जाएगा। किधर जाएगा? तो रिलायंस वाला जब प्रीमियम भरता है तो बिजनेस एक्सपेंस, और रिलायंस वाले को जब प्रीमियम मिलेगा तो बिजनेस इनकम। सिंपल एज दैट। पैसा मिला तो बिजनेस इनकम, और पैसा खर्चा किया तो बिजनेस एक्सपेंस। किसने खर्चा किया? किधर गया? पीएनएल डेबिट में। किधर गया? पीएनएल डेबिट में। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? अब है ना, रिलायंस में 15 साल का पॉलिसी निकाला था, 13 साल के बाद मुकेश अंबानी बोलता है कि सर मेरे को है ना कंपनी छोड़ने का है, बिकॉज मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, कोई नया कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, कोई नया बिजनेस चालू नहीं करूंगा, कोई राइवलरी नहीं, कुछ नहीं, बट मेरा अभी एज हो गया 69, तो अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। कोई सुन रहा है क्या? किसने बोला? मुकेश अंबानी ने। अब मुकेश अंबानी जब जा रहे हैं, अरे यार जब से है वो इंडिया में तभी से इधर ही काम किया, तो रिलायंस उसको बोलता है कि सर 2 साल का प्रीमियम आपका बाकी है इंश्योरेंस वालों के साथ, तो आपके पास हम लोग एक चॉइस देते हैं, नेक्स्ट 2 साल का प्रीमियम आप ही भर दो। कोई सुन रहा है क्या? और जब 15 साल पॉलिसी में खत्म होंगे तब वो पैसा आप पूरा अपने पास रख लेना, कंपनी को पैसा नहीं चाहिए। 90% केस में ऐसा करते हैं लोग, मतलब 90% कंपनी यही करती है, अपने एम्प्लॉय का कीमैन निकालती है। अगर वो एम्प्लॉय नहीं छोड़ के जाता है या छोड़ रहा है बट गुड फेथ में छोड़ रहा है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई राइवल नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन लोग जो इंश्योरेंस का पॉलिसी का पैसा होता है वो पूरा का पूरा पैसा एम्प्लॉय को दे देते हैं। अब बोलो, अगर मुकेश अंबानी को पैसा मिला तो क्या उसका बिजनेस इनकम था? नहीं। अच्छा, कंपनी छोड़ने के बाद मिला, कंपनी छोड़ने के पहले मिलता तो अपन सैलरी में लेके जाते हैं कि आज कंपनी के वजह से बेनिफिट हुआ, बट एक कंपनी छोड़ने के बाद मिला, ना तो उसका बिजनेस इनकम है ना तो सैलरी इनकम है, तो इसके लिए वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। किधर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्लीज डू रिमेंबर, बिजनेस में नहीं जाएगा तो अदर सोर्सेज में आएगा। कंपनी को पैसा मिलता तो बिजनेस, एम्प्लॉई को दिया तो अदर सोर्सेज, एम्प्लॉई को दिया तो अदर सोर्स। रिलायंस मैच्योरिटी पे पैसा रखता तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, मुकेश अंबानी ने मैच्योरिटी बिल लिया तो अदर सोर्सेज, बिकॉज कंपनी छोड़ने के बाद ही उसको मिलेगा। कोई सुन रहा है क्या? सो पेज नंबर 10.1 राइट हैंड साइड पे हाईलाइट करना हाइलाइटर से। 10.1 राइट हैंड साइड पे हाईलाइट करो। फर्स्ट राइट हैंड साइड पे हाईलाइट करो, following income always, highlight the word following, highlight the word income, highlight the word always, last third line पे highlight the word other sources, other sources किया है? उसमें फर्स्ट पॉइंट में highlight the word कीमैन इंश्योरेंस, बाजू में क्या लिखा है पढ़ो यार, highlight the word if not taxed under PGBP, if not taxed under PGBP, एंड उसके अंडर लिखो प्लीज, बाजू में देखो जगह है, थोड़ा बाजू में जहाँ पे जगह है उधर लिखना नॉर्मल पेन से। इफ या किधर लिखोगे, जगह है, या तो नीचे देखो, नीचे फुटनोट के लिए भी जगह है बहुत सारी, 10.1 पेज पे भी जगह है, तो उधर स्टार बनाओ कीमैन इंश्योरेंस पे, और स्टार को नीचे लास्ट पेज के एंड पे लेके जाओ और वहां पे लिखो
if on maturity amount of Keyman insurance policy, if on maturity amount of Keyman insurance policy is received by company itself, then taxable under PGBP. However, if such amount is received by the employee on maturity, then बोलो यार, taxable under other sources, taxable under IFOS. समझाए कुछ तो बराबर, एकदम सिंपल टॉपिक है. केजी दे, WIS, के मतलब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जी मतलब गिफ्ट, बराबर है. अब है ना गवर्नमेंट का कंसर्न समझो यार. एग्जाम्पल, ऐसा कोई रियल में नहीं है. पहले ना एक अलग से लॉ बनाया हुआ था गिफ्ट टैक्स करके, एक अलग ही एक्ट था. जैसे इनकम टैक्स एक्ट है, GST एक एक्ट है, वैसे एक गिफ्ट टैक्स करके एक्ट था. कोई सुन रहा है क्या? फिर इन लोगों ने रियलाइज किया जितने ज्यादा एक्ट होते हैं ना उतने बार रिटर्न्स फाइल करो, कंप्लायंस करो, मगज मारी है. तो गिफ्ट टैक्स को डिलीट करके इनकम टैक्स में मर्ज कर दिया. सो अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है, क्या गिफ्ट किधर से मिल रहा है? एम्प्लॉयर, फ्रॉम एम्प्लॉयर, सो टैक्सेबल होएगा अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी. टैक्सेबल अंडर क्या बोला है? इनकम फ्रॉम सैलरी. अगर गिफ्ट आपको मिल रहा है फ्रॉम क्लाइंट, ये सब पढ़ाया है यार, तो क्लाइंट से मिल रहा है तो टैक्सेबल होएगा अंडर PGBP. अंडर क्या बोला है? अंडर PGBP. अरे बराबर है. एंड ऑल अदर गिफ्ट्स. अब है ना, ये एग्जांपल है, ऐसा कोई रियल केस हुआ नहीं है. ऑल अदर केसेस. कोई सुन रहा है? एक आदमी का है ना, इनकम टैक्स वाले ने बोला यार, उसने रिटर्न्स फाइल किया और रिटर्न्स में उसने बताया कि 25 लाख रुपए इनकम है. तो उसने बोला 25 लाख रुपए इनकम मतलब कैसा है? 50 लाख रुपए का इनकम था, 25 लाख का खर्चा था. 50 लाख रुपया मतलब जो पैसा मिला वो 50 लाख था और एक्सपेंस 25 लाख था, माइनस करके 25 लाख का प्रॉफिट आया. तो उसको बोला बैंक स्टेटमेंट बता हम लोग को कि तेरे को 50 लाख रुपया कहां से आया. कोई सुन रहा है क्या? तो उसमें बैंक स्टेटमेंट उसने दिया, बोला देखो इधर ये क्लास से इतना फीस, ये क्लास से इतना फीस. कोई सुन रहा है क्या? फिर उन लोग ने जब बैंक स्टेटमेंट देखा तो 50 लाख तो मिला उन लोग को, प्लस उन लोग को 2-3 एंट्री और मिली, 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की. कोई सुन रहा है? कितने की? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख. तो उन लोग ने बोले 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मतलब टोटल कितना? 4.5 लाख. ये किधर से आया? बोलते हैं सर ये मेरा इनकम नहीं है. बोला नहीं इनकम नहीं है, बट आया कहां से? तो बोलते हैं सर ये गिफ्ट है. कोई सुन रहा है क्या? बोला गिफ्ट कहां से आया? अरे यार तुम लोग मेरे को बोलो, तुम लोग ने किधर एडमिशन लिया? वेदांता में या AJ में, जो भी है. अरे बराबर है. बट है ना, तुम लोग को 4 स्टूडेंट लोगों को बोला क्या हम, क्लास बोलता है कि क्लास वाला बोलता है नीरज सर को क्लास 1 लाख रुपया देने वाला है. क्या बोला? किसको? मुझे. तो 4 बच्चे को बोला कि 25 आप नीरज सर को दे दो. कोई सुन रहा है क्या? अब मेरे बैंक में 25 आ गया. फिर बाद में अभी तुम्हारा और मेरा तो कोई रिलेशन ही नहीं है. अरे कोई सुन रहा है क्या? तो अभी बैंक स्टेटमेंट जब ऑफिसर ने मंगाया, बोला यार ये 4 25 कहां से आया? तो मैं तो ना बताऊंगा इनकम है. अगर क्लास से आता तो यार उन लोग TDS काटते, ये करते, वो करते, सब अपने को बताना पड़ता. बट डायरेक्टली स्टूडेंट से आया तो उसमें तो क्या बताऊं मैं? कोई सुन रहा है क्या? सुन रहे हो कि नहीं यार? गवर्नमेंट क्या बोलता है, ये किधर से आया? मैंने बोला ये गिफ्ट दे दिया है. ये एक 4 दोस्त थे मेरे, मेरा कोई बर्थडे था तो मेरे को 4 दोस्तों ने गिफ्ट दे दिया. कोई सुन रहा है क्या? मेरे चाचा ने गिफ्ट दे दिया, मेरे मामा ने गिफ्ट दे दिया. तो ऐसे करके गवर्नमेंट बोलता है कि यार कोई भी इनकम को तो गिफ्ट के फॉर्म में टैक्स ही नहीं भरेगा. गिफ्ट इनकम इज टैक्सेबल. तो अपन क्या बताएंगे, इनकम मिला या गिफ्ट मिला, और टैक्स भरेंगे नहीं भरेंगे? नहीं भरेंगे. तो गवर्नमेंट बोलता है इसके लिए गिफ्ट पे टैक्स लेना जरूरी है. कोई सुन रहा है क्या? गिफ्ट पे टैक्स गवर्नमेंट ले रहा है, बिकॉज अगर नहीं ले तो लोग टैक्स इनकम को गिफ्ट की तरह बता के टैक्स ही नहीं भरेंगे. कोई सुन रहा है क्या? पहले तो लॉजिक समझा, व्हाई गिफ्ट इज टैक्सेबल. बराबर है. सेकेंड लॉजिक इज गवर्नमेंट बोलता है हमको टैक्स नहीं चाहिए.
अगर गिफ्ट की तरह मिला तो एग्जेम्प्ट है। क्या वाला गिफ्ट तो मैंने बोला सर गिफ्ट की तरह मिला मतलब गवर्नमेंट बोलता है दो टाइप का गिफ्ट होता है, मनी में और प्रॉपर्टी में। क्या बोला? मनी में और प्रॉपर्टी में। गवर्नमेंट मनी के बारे में बोलता है कि इफ एग्रीगेट अमाउंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द क्या बोला है प्रीवियस ईयर, एक्सीड ₹50,000, एक्सीड वर्ड है लिख देता हूं, एक्सीड इक्वल टू नहीं बोला है, एक्सीड रुपीज क्या बोला है 50,000 बराबर है बेटा कौन किसकी बात चल रही है? नहीं मनी की नहीं, वापस से पूछ रहा हूं किसकी बात चल रही है? एग्रीगेट मनी की। किसकी बात चल रही है? एग्रीगेट मनी। कितना एक्सीड हो रहा है मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रहा है मैंने क्या किया 4 साल में 4 बार मेरे को मनी में गिफ्ट मिला, ऐसा मैं बता रहा हूं, पहले 40 फिर 40 फिर 40 फिर 40, कोई सुन रहा है क्या? तो साल में 4 बार मिला तो चारों का टोटल करना है, 40 40 40 40 मतलब कितना हो गया 1,60,000। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी 1,60,000 है मतलब 50 को एक्सीड हो रहा है, देन पूरा 1,60,000 टैक्सेबल है। देन क्या बोला है? फुल्ली टैक्सेबल। देन क्या बोला है? फुल्ली टैक्सेबल। अरे यार समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर 50,000 का गिफ्ट मिला एग्जैक्ट तो पूरा एग्जैक्ट, 50,000 ₹1 मिला तो पूरा 50,000 ₹1 विल बी क्या बोला है टैक्सेबल, अंडर विच हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अंडर विच हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इतना पॉइंट समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रिपीट नहीं कर रहे। गिफ्ट दो टाइप का है, वन इज प्रॉपर्टी, मनी में एग्रीगेट अमाउंट या सिंगल एग्रीगेट अमाउंट, एक ट्रांजैक्शन का या पूरे साल का? अच्छा एक आदमी का या सबका मिला के? तो 4 अलग अलग लोगों ने 4 बार गिफ्ट दिया तो चारों का टोटल होएगा। अरे बोलो यार एक्सीड कितना? तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। मनी कैन बी कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है। कोई सुन रहा है क्या? प्रॉपर्टी में 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, आना चाहिए बोलो, मूवेबल एंड क्या बोला है इमूवेबल। बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब समझो प्लीज, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है जो चीज पर्सनल नहीं है। क्या जो चीज मतलब अगर आपको घर का टीवी, घर का एसी, घर का फ्रिज, घर का कुछ भी, कार भी मिला तो वो सब पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर कोई टैक्स नहीं आएगा। सो अगर मेरे को किसी ने 15 लाख की कार दे दी तो उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज वो प्रॉपर्टी नहीं है। क्या नहीं है? बट अगर ज्वेलरी मिला, ड्राइंग्स मिला, पेंटिंग मिला, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, स्कल्पचर्स है या वर्क ऑफ आर्ट है, समझ रहे तो बोलू, टीवी, एसी, फ्रिज, लैपटॉप, कार, ये सब डेप्रीशिएबल एसेट है यार। क्या है? बट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग ये सब एप्रिशिएबल एसेट है। तो गवर्नमेंट बोलता है ये जेडी पसा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? क्या? बट जे मतलब ज्वेलरी, डी मतलब, पी मतलब पेंटिंग, ए मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ए मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एस स्कल्पचर्स एंड ए वर्क ऑफ आर्ट। क्या बोला? एनी वर्क ऑफ आर्ट। क्या बोला? एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो गवर्नमेंट बोलता है ये सब मिलेगा तो हम लोग टैक्स लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कोई सुन रहा है क्या? घर का एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, कार मिला तो नो टैक्स। रिपीट ही नहीं करे यार, घर का एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और कार मिला तो टैक्स आने वाला नहीं है। घर का सोफा मिला तो नहीं आएगा, बट घर मिला तो, घर इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो घर मिला तो आएगा नहीं आएगा? आएगा। इतना पॉइंट समझता है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी 2 टाइप की होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी में पहले बोलता है नो प्राइस। कोई सुन रहा है क्या? नो प्राइस मतलब फ्री में मिला यार, और एक होता है लो प्राइस। कोई सुन रहा है? मतलब सस्ते में मिला। मतलब क्या मिला? सस्ते में। सुन रहे हो तो मेहनत करो बेटा। एक ज्वेलर है वो गोल्ड बेच रहा है, गोल्ड का आज का रेट चल रहा है इंडिया में 80,000 रुपया। कितना? 80,000। तो कोई भी ज्वेलर 80,000 का गोल्ड तुमको 75 में बेचेगा या 79.5 में बेचेगा या नहीं बेचेगा? सोच के बोलो आराम से। क्वेश्चन कितने लोगों को नहीं समझा पहले ये बताओ। मैंने गोल्ड खरीदा हुआ है और मैंने गोल्ड जब खरीदा था तब उसका वैल्यू था 60,000। कितना? जब वैल्यू 60,000 था ना तब मैंने गोल्ड खरीद लिया।
अब मैं उसको बेच रहा हूँ, ये ज्वेलर की बात कर रहा हूँ, सुन रहा है क्या, ज्वेलर या किसी की भी बात कर रहा हूँ समझो। तो अगर मैं सपोज अब वो गोल्ड बेच रहा हूँ, तो मैं 60,000 में खरीदा था, मुझे मालूम है पूरा मार्केट 80 में बेच रहा है, तो क्या मैं 79 में बेचूंगा या 80 में ही बेचूंगा? बिकॉज 79 मतलब 1000 रुपया सस्ता हो गया, तो मेरा तो फायदा हो जाएगा, कस्टमर ज्यादा आएंगे। बोलो 79 या 80? एक ज्वेलर 80 का 79,900 में भी नहीं बेचेगा। जब तुमको मालूम है मेटल का वैल्यू है, अगर नहीं भी बिका तो क्या हो जाएगा? अरे नहीं भी बिका तो बढ़ेगा, तो मेरे पास ही रहेगा ना यार, और बिक तो जाएगा ही। अगर कोई कस्टमर नहीं खरीदा तो होलसेलर को बेच के तो मैं मेल्ट करके तो बेच ही सकता हूँ। तो इंडिया में एक भी ज्वेलर तुम लोग को मिलेगा नहीं जो मार्केट वैल्यू अगर 80,000 है तो उसको 79,500 में बेच रहा है। 500 भी कोई डिस्काउंट नहीं देता है, जो भी है फेयर प्राइस पे बेचते हैं। क्या वाला जो भी है वो फेयर प्राइस पे बेचते हैं। इतना पॉइंट समझाएगा। सो ज्वेलरी कैन बी फॉर नो प्राइस या तो लो प्राइस। क्या वाला नो प्राइस या तो लो प्राइस। तो अगर 80,000 का गोल्ड मुझे 75 में मिला तो गवर्नमेंट बोलता है कोई पागल है क्या, तेरे को 75 में बेच रहा है, मतलब तेरे को 5,000 का गिफ्ट मिल रहा है। क्या वाला तेरे को 5,000 का गिफ्ट मिल रहा है। क्या क्या गिफ्ट होता है पहले बताओ? मनी और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल में क्या क्या आता है? जेडी पसा। क्या वाला जेडी पसा में नो प्राइस के लिए मिला तो सेम रूल है, इफ aggregate fair market value of movable asset received कभी होना चाहिए? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब पास्ट ईयर की बात चल रहा है अपने लिए, प्रीवियस ईयर करंट ईयर है अपने लिए। प्रीवियस ईयर इज अ करंट ईयर। कौन सा चल रहा है प्रीवियस ईयर एग्जाम में? 24, 25। अरे सुन रहे हो कि नहीं यार? क्या बोल रहा है? एक्सीड रुपीज कितना बोलो अभी तो बड़ा 50,000, तो कितना टैक्सेबल है? फुल्ली टैक्सेबल। क्या बोला है? फुल्ली टैक्सेबल। क्या देखना है पहले ये बताओ यार, फेयर मार्केट वैल्यू या एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू? ड्यूरिंग विच ईयर? प्रीवियस ईयर। एक्सीड कितना? 50,000, देन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। सपोज 4 दोस्तों ने मुझे गोल्ड कॉइन दिया, बराबर है, चारों का गोल्ड कॉइन का वैल्यू था 20,000 20,000 20,000 20,000, तो पूरे साल में कितने का टोटल गोल्ड आ गया? 80,000। तो 80,000 विल बी फुल्ली टैक्सेबल। 4 दोस्त ने कितने का गोल्ड कॉइन दिया? 20,000 ईच, तो टोटल 80 हो गया। टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल। 4 दोस्तों ने 10,000 का 4 गोल्ड कॉइन दिया, एग्रीगेट कितना? 40, तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। 50 क्रॉस हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल, डॉट 50 है तो एग्जेम्प्ट। इतना पॉइंट समझेगा। अच्छा, कितने का गोल्ड? सुन रहे हो कि नहीं यार? सो मेरे को एक ब्रेसलेट बहुत पसंद आया, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ गया और मैंने ब्रेसलेट देखा, तो वो ब्रेसलेट का वैल्यू था 4.5 लाख रुपया। कितना? 4.5। तो मैं दुकान से मतलब चल अभी जाते हैं, तो दोस्त ने बोला क्या हो गया? मतलब यार मेरा बजट था सिर्फ 3.5 लाख का, बट ये 4.5 लाख के तो मेरे बजट में नहीं आ रहा है। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? और मैं डिसअपॉइंट होकर घर पे आ गया। अब वो दोस्त मेरा बहुत इमोशनल हो गया, बोला यार ये बेचारे को एक चाहिए था तो इसने लिया नहीं, तो उसने 5 दोस्तों को फोन किया। कितने? बोलता है नीरज का बर्थडे आने वाला है, तो अपन सब मिलके 20-20 हज़ार जमा करते हैं, नीरज से 3.5 लाख रुपया मैं ले लूंगा और मैं गोल्ड कॉइन उसको ब्रेसलेट गिफ्ट दे देंगे। सुन रहे हो कि नहीं यार? तो मैं ब्रेसलेट लिया 4.5 लाख का, 3.5 लाख मैंने दिया और 1-1 लाख रुपया मेरे दोस्त ने दिया। तो प्लीज बोलो ये वाले एग्जाम्पल में मेरे को ज्वेलरी मिला या नहीं मिला? फेयर मार्केट वैल्यू में उससे कम में मिला? कम में मिला ना। अपने को तो 3.5 लाख में पड़ा। अरे यार कितने का था? बट वी पेड हाउ मच? 3.5 लाख। तो अपने को 1 लाख डिस्काउंट में मिला ना यार। सो गवर्नमेंट बोलता है इफ एग्रीगेट डिफरेंस बिटवीन, एग्रीगेट क्या बोला? नहीं बोलता है तुम्हारा बैच यार। बिटवीन व्हाट? फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल प्राइस। क्या बोला? फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल प्राइस। रिपीट करोगे कितना फेयर मार्केट वैल्यू था? 4.5 लाख। अब मैंने कितना पे किया? 3.5 लाख। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? अगर डिफरेंस एक्सीड हो रहा है 50,000 को, सो यहां पे डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। डिफरेंस बिटवीन व्हाट? बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल प्राइस विल बी टैक्सेबल। कोई सुन रहा है क्या? नहीं समझाएगा। समझा है क्या? एक दोस्त ने क्या किया? सुन रहे हो कि नहीं यार? बार बार से दोस्त का एग्जांपल क्यों ले रहे हो? बिकॉज एम्प्लॉयर उधर चला गया। किधर? सैलरी, क्लाइंट्स, बिजनेस, और बाकी दो घर वाले का क्या होएगा बता दो। तो एक दोस्त ने मेरे को क्या किया,
50,000 का गोल्ड कॉइन 45 में दिया, तो सुन रहा है कि नहीं? दूसरे दोस्त ने मेरे को वापस से, दोस्त का ज्वेलरी का दुकान है समझो ना, तो मैं उसके पास गया, वो बोलता है 50,000 का है, मैंने बोला यार मेरे से भी 50 लेगा क्या, बोलते चल तू 45 दे दे, तो सुन रहा है क्या? ऐसे करके मैंने, मेरे 12 दोस्त ज्वेलर है और 12 से 50 का गोल्ड मैंने 45 में लिया, कितने से? 12। तो बेटा कितना फेयर मार्केट वैल्यू था? अपन ने खरीदा है, बट कितने में खरीदा? तो गवर्नमेंट अज्यूम कर लेगा 5,000 का गिफ्ट है। कितने का गिफ्ट है? 5,000। तो 5,000 कितने दोस्तों से मिला? 12। तो पूरे साल में टोटल कितना हो गया? 60। तो 60,000 विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अरे यार समझ रहा है क्या? एग्रीगेट लेना है या सिंगल सिंगल? एग्रीगेट डिफरेंस। कोई सुन रहा है क्या? किसके बीच में? फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड 50,000 डिफरेंस टैक्सेबल। अरे यार समझेगा कि नहीं पता? इतना पॉइंट क्लियर है? दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, दो टाइप का गिफ्ट होता है, वन इज मनी, वन इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल। इतना पॉइंट समझेगा? पढ़ के बोलो आराम से सोच के। पेज नंबर 10.2 कैटेगरी 2, नीचे टेबल में देखो लिखा है कैटेगरी 2, मिला? वो कैटेगरी 2 पढ़ो प्लीज। क्या बोलते हैं? परफेक्ट है। इफ क्या बोला? इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, नहीं सुन रहे हो? ऑफ नहीं, मनी में क्या लिखा था? एग्रीगेट मनी। मूवेबल में क्या लिखा था? एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू। लो में क्या लिखा था? एग्रीगेट डिफरेंस। कोई सुन रहा है क्या? यहाँ पे एग्रीगेट लिखा है, अ लिखा है, तो वहां पे एक एक प्रॉपर्टी देखना है। इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी एक्सीड ₹50,000 देन फुल्ली टैक्सेबल। अरे बोलो यार, आंसर बोलोगे? 5 दोस्तों ने 20-20 हजार रुपए का मनी गिफ्ट में दिया, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? एग्रीगेट कितना हो गया? 1 लाख, टैक्सेबल। अरे बोलो यार, 5 दोस्तों ने 20-20 हजार का गोल्ड गिफ्ट में दिया, बिकॉज एग्रीगेट कितना हो गया? 1 लाख। 5 दोस्तों ने हाइपोथेटिकली अज्यूम करो 20-20 हजार का प्लॉट ऑफ लैंड गिफ्ट में दिया, एग्जेम्प्ट है, बिकॉज सिंगल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बोला है। अरे एग्रीगेट वैल्यू बोला है सिंगल। तुमको लगता है कोई प्रॉपर्टी 50 के नीचे की होगी? तो सिंगल प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 के ऊपर ही होता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने उधर सिंगल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। कोई सुन रहा है क्या? सो मनी में सिंगल लेना है, एग्रीगेट? सो जाओ बेटा, मनी में एग्रीगेट, मूवेबल में सिंगल, सो जाओ। एग्रीगेट मनी में क्या बोला? एग्रीगेट। मूवेबल में एग्रीगेट, इमूवेबल में सिंगल। इमूवेबल में क्या बोला है? सिंगल प्रॉपर्टी एट अ टाइम। इतना पॉइंट समझेगा? श्योर, सब लिमिट सेम है। पढ़ो, सोच के पढ़ना प्लीज। पेज नंबर 10.3 पे। ये मालूम है कोई अगर लेक्चर सुनता है तो 43CA अपना बाकी था एक बिजनेस में मॉड्यूल से, ये इधर उधर पढ़ा था, ये आ जाओ इधर। 10.3 पे नीचे अमेंडमेंट करके दिया है, मिला? पढ़ो प्लीज। पढ़ा क्या? क्या बोला है? और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ व्हाट? मैंने क्या किया? मैंने एक घर खरीदने के लिए गया, कोई सुन रहा है क्या? और मैंने घर के लिए 100 रुपया पे किया। 100 रुपये में आएगा नहीं आंसर में, 1 करोड़ रुपया लिखता हूँ, या 1 लाख में मजा नहीं आएगा। 1 करोड़ रुपया पे किया, बराबर है? अब है ना बेटा, इंडिया में जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो स्टैम्प अथॉरिटी गवर्न करता है, मतलब प्रॉपर्टी का कितना वैल्यू है ये सब। तो आप जब भी घर खरीदोगे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अपने स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है।
तो जो स्टैम्प ड्यूटी अपन पे करते हैं ना उसका वैल्यू होता है, क्या होता है? तो है ना, अपने ऑफिसर, मैंने क्या किया, 1 करोड़ में प्रॉपर्टी खरीदी, स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी बोलता है यार ये प्रॉपर्टी का वैल्यू 85 लाख है, कितना है? तो मैंने ज्यादा में खरीदी या कम में? ज्यादा में खरीदी है, तो यहाँ पे कोई गिफ्ट ही नहीं है, कोई टैक्स आने वाला है ही नहीं। क्वेश्चन रहेगा, प्रॉब्लम कभी है जब सस्ते में खरीदोगे देन इट इज अ प्रॉब्लम, महंगे में खरीदा तो इट इज नो गिफ्ट नो टैक्स, क्या नो गिफ्ट नो टैक्स। कितने में घर खरीदा? स्टैम्प अथॉरिटी बोलता है इसका वैल्यू तो 1 करोड़ 5 लाख है, कितना है? 1 करोड़ 5 लाख, कैसे आराम से रख दो। अब है ना, ये ना बहुत सालों से डिस्प्यूट में था, बहुत मतलब 1961 से लेके आज से 6 साल पहले तक। इन लोग बोलते हैं 5 लाख का गिफ्ट है, टैक्स आएगा, क्या 5 लाख का? तो हमारे स्टैम्प अथॉरिटी ने बोला 1.5 है, तो आपने 1 में कैसे खरीदा? 5 लाख का गिफ्ट हो गया। क्वेश्चन रहेगा, फिर ना लोगों ने डिस्प्यूट किया। लोगों ने क्या डिस्प्यूट किया? बोलता है कि सर हमारा जो घर है ना उसका वैल्यू है 50,000 रुपया पर स्क्वायर फीट, कितना है? पर स्क्वायर फीट, और मेरा जो फ्लैट है उसका एरिया है 100 स्क्वायर फीट, तो 100 इंटू 50,000 मतलब 50 लाख का मेरा घर है। आपका जो स्टैम्प अथॉरिटी है वो बोलता है कि आपके घर का वैल्यू है 50,000 स्क्वायर फीट, मैंने कितना बोला था? 50, और स्टैम्प अथॉरिटी ने दोनों ने सेम बोला, बट वो बोलता है कि आपके घर का जो एरिया है वो 104 स्क्वायर फीट है, मैंने कितना बोला था? 100, उसने कितना बोला? 104। अब 104 को 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 52 लाख। मैंने भी 50,000 बोला है, बट मैंने जब एरिया मेजर किया 50 लाख आया। स्टैम्प ड्यूटी ने सब बहुत सारे अलग अलग होता है, रेरा कारपेट होता है, ये सब बहुत बिल्डअप एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया बहुत सारे होता है, क्वेश्चन रहेगा। तो मेजरमेंट में डिफरेंस आ गया। अब इसमें तो 1 स्क्वायर फीट का डिफरेंस भी होता है, तो 50,000 का वैल्यू हो गया। तो लोगों ने बोला कि सर यार ये बहुत हार्ड रूल है आपका कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम ज्यादा, ये बहुत मगजमारी है। तो गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं, 10% का डिफरेंस हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने का? तूने कितने में खरीदा? 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख का डिफरेंस तेरा है 5 लाख का है ना, डिफरेंस कम है। तो गवर्नमेंट बोलता है कोई गिफ्ट नहीं है, कोई टैक्स नहीं चाहिए हम लोग को। सुन रहे हो कि नहीं पता नहीं चलता? पढ़ो ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसीडरेशन। कोई सुन रहा है क्या? मतलब डिफरेंस शुड बी मोर देन 10%। आंसर बोलोगे प्लीज। मैंने 1 लाख रुपए का घर खरीदा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोलता है 1,20,000 है, बोलो इज इट अ गिफ्ट? इट इज अ गिफ्ट बट एग्जेम्प्ट गिफ्ट। अरे यार कोई सुन रहा है क्या? बिकॉज गिफ्ट में टैक्स तभी आता है जब 50,000 के ऊपर का डिफरेंस हो। किसके ऊपर का? गिफ्ट है बिकॉज 10% से ज्यादा का डिफरेंस है। किससे ज्यादा का डिफरेंस है? 10%। अरे बट डिफरेंस 10% से ज्यादा है, बट वैल्यू तो 50,000 से कम है ना, तो गिफ्ट है या नहीं है? है, बट टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। आंसर बोलो यार, कितने का घर खरीदा है? स्टैम्प अथॉरिटी बोलता है 1 करोड़ 15 लाख वैल्यू है, 1 करोड़ का 10% इज 10 लाख का डिफरेंस होना चाहिए था। ये 10 लाख का है, उससे ज्यादा है, और 50 से सो जाओ, 50,000 से भी तो ज्यादा है ना यार। तो 10% से भी ज्यादा है, 50,000 से भी ज्यादा है, सो ये गिफ्ट भी है और टैक्सेबल भी है। क्या लगा? गिफ्ट भी और टैक्सेबल भी है। इतना पॉइंट समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? किसकी बात चल रही है? मूवेबल या इमूवेबल? नो प्राइस या लो प्राइस? लो प्राइस। बेटा नो में तो टैक्स आने वाला है ना यार। नो प्राइस या लो प्राइस? तो लो प्राइस में क्या लिखूं? इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ व्हाट? परचेज प्राइस लिखो, सिंपल लैंग्वेज के लिए परचेज प्राइस। कोई सुन रहा है क्या? आगे क्या लिखूं? एंड क्या बोला? एंड व्हाट? डिफरेंस बिटवीन हुम यार? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस परचेज प्राइस एक्सीड क्या? एक्सीड ₹50,000, तो व्हाट इज टैक्सेबल? डिफरेंस टैक्सेबल। अरे यार समझ रहा है कि नहीं पता नहीं। इतना पॉइंट क्लियर है? फटाफट स्टार्टिंग से गो फ्रॉम द टॉप। गिफ्ट 2 टाइप का है, कौन सा? ये तो एम्प्लॉयर से मिला तो सैलरी, क्लाइंट से मिला तो पीजीबीपी, अदर्स से मिला तो किधर जाएगा?
मनी या तो प्रॉपर्टी। मनी में सिंगल 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 या एग्रीगेट, इक्वल टू या एक्सीड कितना, देन डिफरेंस टैक्सेबल या फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। मूवेबल में नो प्राइस या तो लो प्राइस, नो प्राइस में एग्रीगेट, नो प्राइस में क्या बोला, एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ व्हाट, एग्रीगेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, कुछ भी बोल रहा है जो मन में आ रहा है यार, एग्रीगेट ऑफ क्या बोला है, फेयर मार्केट वैल्यू, एक्सीड कितना 50,000, तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अगर लो प्राइस है मतलब फेयर मार्केट वैल्यू से कम में मिला, सो सिंगल या एग्रीगेट, एग्रीगेट सब जगह पे एग्रीगेट है, अरे बराबर अग्रीगेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल प्राइस, मोर देन 50 है तो इट विल बी टैक्सेबल, डिफरेंस विल बी टैक्सेबल। इमूवेबल में एग्रीगेट या सिंगल प्रॉपर्टी, फेयर मार्केट वैल्यू या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एक्सीड रुपीज, देन फुल्ली टैक्सेबल। लो प्राइस में क्या होएगा, लो प्राइस में पहले तो ये देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और अपने परचेज में 10% से ज्यादा डिफरेंस है या नहीं, अगर है तो अमाउंट वाइज 50,000 से ऊपर है या नहीं है तो टैक्सेबल है, नहीं तो टैक्सेबल। इज दैट पॉइंट क्लियर? श्योर, आंसर बोलो ना। सपोज तुम लोग ने सीए इंटर का एग्जाम दिया, सपोज मतलब देने वाले हो, बराबर है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए, फाइनल सपोज फाइनल में हो, फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, रैंक आ गया कुछ, तो तुम्हारे घर में तुम पहले सीए बने तो तुम्हारे पापा एकदम खुश हो गए और उन्होंने अपना जो गोल्ड चेन पहनी थी उन्होंने निकाला और तुमको गिफ्ट में दे दिया, तो टैक्स आएगा। हाँ डैड तो रिलेटिव मानना पड़ेगा, नहीं मानो तो भी होगा। हाँ तो गिफ्ट टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल, नॉट, अरे ये तो क्यों गिफ्ट पे टैक्स आ रहा है, नहीं तो लोग क्या करेंगे इनकम को गिफ्ट बता देंगे, बोलेंगे ये सर क्लाइंट नहीं, ये तो मेरा दोस्त था उसने गिफ्ट दिया, अरे मेरे को तुमने मुझे 60,000 रुपया दिया तो कैसे मालूम पड़ जाएगा तुम मेरे क्लाइंट हो यार, समझ रहा है कि नहीं यार, इम्पॉसिबल है। तो मैं तो दोस्त ही बोलूंगा हमेशा, कोई सुन रहा है क्या? तो इन दैट केस गवर्नमेंट बोलता है कि अगर गिफ्ट रिलेटिव से मिला तो ये जेन्युइन गिफ्ट है, कोई फ्रॉड वॉर्ड नहीं है, हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। कोई सुन रहा है क्या? तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स इज एग्जेम्प्ट, रिलेटिव से कभी गिफ्ट मिला तो एग्जेम्प्ट है, कभी भी, ओकेशन विदाउट ओकेशन कभी भी, तो दिवाली पे मिला, बर्थडे पे मिला, एनिवर्सरी पे मिला, शादी पे मिला, कोई सुन रहा है क्या? फोकट में मिल गया, ऐसे बैठे थे घर पे और ऐसे दे दिया, बोला ले पैसा, बहुत पैसा है हमारे पास, बराबर है। अगर कैसे भी मिला तो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, ओकेशन डज नॉट मैटर। क्या ओकेशन डज नॉट मैटर, इतना पॉइंट समझेगा। इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल बताओ, मैरिज, अरे बराबर, दिवाली पे कोई विश करे नहीं करे, शादी पे सब आते हैं, अरे समझ रहा है क्या? तो मैरिज के टाइम पे किसी से भी गिफ्ट मिला तो टैक्स नहीं आएगा, मैरिज पे रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो नहीं आएगा, या मैरिज पे किसी से भी मिला, तो मेरा शादी है सपोज, कभी आज क्या चल रहा है, जनवरी, मार्च में मेरी शादी है सपोज, और मैंने इन लोग को बोला कि सर मेरा बैच कंप्लीट हो गया है, फीस, तो बोला सर फीस हम लोग दे रहे बस आज ही, बोला नहीं आज मत दो, मेरी शादी में तो आओगे तो शादी में आके फीस दे देना। कोई सुन रहा है क्या? एनवेलप के फॉर्म में, चेक में, ड्राफ्ट में, ऑनलाइन भी चलेगा। कोई सुन रहा है क्या? ऐसे जो भी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं सबको बोला ये पूरे साल जो पैसा है मत दो, सीधा शादी में आके देना। कोई सुन रहा है क्या? एग्जेम्प्ट, शादी के टाइम पे किसी से भी गिफ्ट मिला तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, कितने भी अमाउंट का मिला इट विल बी एग्जेम्प्ट, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 करोड़ सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, क्या गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब जरूरी नहीं है सेम डे पे मिला, 5 दिन ऊपर नीचे भी मिल ही सकता है। तो एग्जेम्प्ट नॉट एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट किससे मिला तो एग्जेम्प्ट है, किसी से भी, कितना अमाउंट, एनी अमाउंट, और मैरिज पे मिला तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। कितना पॉइंट समझेगा क्या? सो गिफ्ट फ्रॉम गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। दोनों अलग अलग पॉइंट है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। रिलेटिव्स पे मैरिज पे मिला तो एग्जेम्प्ट, या रिलेटिव से हमेशा एग्जेम्प्ट है? मैरिज पे रिलेटिव से मिला तो एग्जेम्प्ट, या मैरिज पे किसी से भी मिला तो एग्जेम्प्ट है? क्लाइंट से, दोस्तों से, पेरेंट्स से, सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बराबर है। सो थोड़े गिफ्ट पे गवर्नमेंट बोलता है हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। कौन है? गिफ्ट फ्रॉम गिफ्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज। कोई सुन रहा है क्या? फिर गवर्नमेंट बोलता है ऐसे थोड़े इंस्टीट्यूट है जो गिफ्ट ही नहीं देते, अगर उन लोग ने गिफ्ट दिया तो वो जेन्यून होएगा, कोई फ्रॉड वॉर्ड नहीं है। कोई सुन रहा है क्या? इसकी बात चल रही है। गिफ्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, क्या? गिफ्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, गिफ्ट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। गिफ्ट फ्रॉम क्या बोला? लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपैलिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल। तुम लोग को लगता है ये सब फ्रॉड में कोई गिफ्ट विफ्ट देगा? अगर दिया तो गवर्नमेंट बोलता है जेन्यून है, कोई टैक्स नहीं आएगा।
फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक हॉस्पिटल का ट्रस्टी हूँ, मैं हॉस्पिटल में मैंने डोनेशन दिया है, फिर मैं हॉस्पिटल ऐसे गया एक दिन के लिए, तो मैं बोला यार यहाँ पे जो अपने ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट्स का, वो एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, सोनोग्राफी हो गया, वो सब तो बाहर से निकाल रहा है, तो सुन रहा है क्या? तो हॉस्पिटल वाला बोलते हैं हाँ सर अपने हॉस्पिटल में ये है ही नहीं, डिपार्टमेंट ही नहीं है, कुछ सुन रहा है क्या? तो सुन रहे हो कि नहीं यार? सो जाओगे बेटा, बोलो क्या बोला मैंने अभी? ट्रस्टी किधर गया? हॉस्पिटल में क्या किया उसने? देखा एक्सरे लोगों का किधर हो रहा है? बाहर हो रहा है, तो बोलते हैं इतना बड़ा तो अपना हॉस्पिटल का एक फ्लोर ही खाली है, तो उधर पूरा डिपार्टमेंट सेटअप कर दो। बोलते हैं डिपार्टमेंट तो सेटअप कर देंगे, बट उसके लिए मशीन जो है वो 15 करोड़ की है जो मिल नहीं रही, अपने पास पैसा नहीं है हॉस्पिटल के पास, तो आराम से 1-2 साल में जब प्रॉफिट जमा होएगा तब ले लेंगे। तो ट्रस्टी ने बोला कि सर मैं 15 करोड़ रुपए देता हूं, आज के आज मशीन लेके आ जाओ। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? फिर जब ये हॉस्पिटल का एनुअल डे था, तो इन लोग सबको बुलाते हैं ना, वेल विशर्स को, डॉक्टर को, पीयून को, सबको बुलाते हैं, और फिर इन लोग ने क्या किया, मुझे स्टेज पे बुलाया, बोला यार ये आदमी ने 15 करोड़ का डोनेशन दिया था जिसकी वजह से एक्सरे डिपार्टमेंट सेटअप हुआ है, तो इन लोग ने मेरे को एक छोटा सा गोल्ड कॉइन दिया, थैंक यू लिख के, पीछे हॉस्पिटल का लोगो लगा के। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? और गोल्ड कॉइन का वैल्यू था 51,000। तो ये कोई फ्रॉड है या जेन्यून गिफ्ट है? तो लोकल अथॉरिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल्स ये कभी गिफ्ट नहीं देता है, अगर दिया तो जेन्यून है, कोई टैक्स आने वाला नहीं है, कोई टैक्स आने वाला नहीं है। कितना पॉइंट समझेगा? श्योर। मेरे को बोलो ना, मेरे दादाजी की डेथ हो गई और उन्होंने विल में मुझे पैसा दे दिया, तो क्या वो गिफ्ट है? नहीं, रिलेटिव छोड़ दो, वो रिलेटिव को छोड़ दो, दादाजी इज अ रिलेटिव 100%, बट एग्जाम्पल के लिए एक बार छोड़ दो बस। अगर मुझे विल से कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो गिफ्ट है टैक्स इवेड करने के लिए, या विल तो विल होती है? अरे मरने के बाद तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है ना, तो ये अपने को टैक्स बचाने, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने क्लास के ओनर को बोला कि सर अभी आप पैसा दोगे तो टैक्स आएगा, तो अभी मत दो। कोई सुन रहा है क्या? आप मरोगे उसके बाद विल में मेरे को ये प्रॉपर्टी दे देना, ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं। सो गवर्नमेंट बोलता है विल और इनहेरिटेंस, या तो कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, या तो क्या कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, मतलब कभी कभी विल नहीं होता है तो मालूम है अपना बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी अपने को मिल जाती है। तो अगर विल और इनहेरिटेंस में आपको गिफ्ट मिला या किसी के डेथ की वजह से आपको गिफ्ट मिला, तो उस पर टैक्स नहीं आएगा, ये कोई इनकम इवेड करने का रास्ता नहीं है, एक्चुअल पॉइंट है। क्या बोला? एक्चुअल पॉइंट। और गिफ्ट इन काइंड, घड़ी, कार, घर का एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप। अरे यार काइंड मतलब जेडी फसा को छोड़ के, क्या काइंड मतलब? तो ज्वेलरी नहीं होना चाहिए। अगर घड़ी में तुम्हारे गोल्ड है तो वो ज्वेलरी हो गया, बराबर है। एनीथिंग मेड अप ऑफ गोल्ड, ये केस था वेल्थ टैक्स के अंदर, एक लेडी की साड़ी का बॉर्डर जो था वो गोल्ड से था, तो वो साड़ी भी अपना हो गया ज्वेलरी। एनी बटन अगर आपको गोल्ड का मिला तो वो ज्वेलरी हो गया, अनलेस आप प्रूव करो ये डे टू डे नहीं है। चांदी की चम्मच वो इंडिया में डे टू डे यूज होती है, बच्चे लोग को पिलाते हैं ना, तो वो ज्वेलरी नहीं है। सुन रहे हो क्या? बट सोने की चम्मच नॉर्मल यूज होती है क्या? तो वो ज्वेलरी हो गया। सो एनीथिंग मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल, प्रेशियस स्टोन और सेमी प्रेशियस मेटल एंड सेमी प्रेशियस स्टोन। कोई सुन रहा है क्या? ये सब क्या होता है? ज्वेलरी। अगर आपको बोलो यार रोलेक्स की गोल्ड वॉच गिफ्ट में मिली तो उस पर टैक्स आएगा नहीं आएगा? आएगा। बट मेरे को 50 लाख रुपए, तो सुन रहा है क्या, फिलिप पेटी की वॉच मिली जो लेदर की होती है, तो इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। चलो इट इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल। तो अगर काइंड में गिफ्ट मिला, वैल्यू डज नॉट मैटर, तो घड़ी मिला, जूते मिले, कोई सुन रहा है क्या, तो जूते आते हैं 50-50 लाख के यार, कोई सुन रहा है कि नहीं? तो जूतों पे एक टैक्स आने वाला नहीं है, कपड़ों पे नहीं, लैपटॉप, एसी, टीवी, फ्रिज, कार, ये सब पे टैक्स आने वाला नहीं है। उसको बोलते हैं गिफ्ट इन काइंड। क्या बोलते हैं? तो गिफ्ट पे टैक्स आता है, बट रम, विस्की, एलसीडी पे नहीं आएगा। गिफ्ट में क्या क्या मिला? रम, हिंदी में पढ़ोगे तो र और म, क्या बोला? रम, विस्की, एलसीडी। रिपीट करो ना, क्या क्या बोला है? रम, विस्की, एलसीडी। रम में आर मतलब रिलेटिव्स, एम मतलब मैरिज, डब्ल्यू मतलब विल, एच मतलब हॉस्पिटल, के मतलब काइंड, एल मतलब लोकल अथॉरिटी, सी मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूट और डी मतलब कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। ये सब पे टैक्स आने वाला नहीं है, कितना भी वैल्यू हो फर्क पड़ने वाला नहीं। समझेगा क्या? तो बेटा गिफ्ट का टेबल बनाया 10.2 और 10.3 पे मिला। टेबल से पढ़ोगे, इजी लग रहा है तो टेबल से पढ़ो,
चार्ट बनाना है तो बनाओ। ये चैप्टर अपन नोटबुक में नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, कोई सुन रहा है? बट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और चार्ट में मुझे इजी लगता है, तो इसके लिए चार्ट कॉपी करना है तो कर सकते हो। सुन रहे हो कि नहीं? कॉपी करने वाले हो तो 10.2 पेज पे जाके लिखो गिफ्ट के ब्रैकेट्स में रिफर नोटबुक, रिफर नोटबुक। रेफर नोटबुक और फिर ये देख लो इतना है। अच्छा ये दोनों कॉपी करना है क्या? ये दोनों फर्स्ट हो, ये काम करनी है, बट अगर करना है तो देख लो ये इतना है, मिल रहा है? कंजेस्टेड नहीं बनाना, बराबर से लिखना बस। ये क्या है और ये क्या है? हटा दो ना, यहाँ से चल रहा है ना। रेड पेन सेटिंग दो, वो तो अपन ने नोट, उसमें कुछ लिखने ऐसा नहीं, इसमें भी टेबल अपन नहीं बना रहे इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। हाँ, हेडिंग दो गिफ्ट, ब्रैकेट्स में लिखो पेज 10.2 ऑफ टेक्स्ट बुक, पेज 10.2 ऑफ टेक्स्ट बुक। ऊपर का हटाओ 3 एरो,
मनी हो गया, मनी, ये दो मूवेबल के दो एरो हो गए, मतलब ये मूवेबल इमूवेबल दो एरो बनाया। कहीं पे भी कंजस्टेड नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म लिख के नीचे फुल फॉर्म अलग से लिख देंगे। बोलो, एम इज मूवेबल है सर। समझता है क्या यार, समझ रहा है क्या? प्लीज ऐसे लिखना कि घर पे समझ में आए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कंजस्टेड हो रहा है, मिला, सो नोट वन करके नीचे नोट वन अलग से लिख दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर दो एरो बना दो। कंजस्टेड होने वाला है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ रहा है, तो प्लीज नीचे नोट वन करके अलग से लिख दो, दैट इज ओके।
लिखा? फिर ये एग्जाम्पल कॉपी करो, पहले तो नीचे लिखो ना, नोट नोट करके लिखो, मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी does not include क्या? Does not include personal movable property, personal movable property, personal movable property लिखा, such as क्या? हाँ वो लिखा, such as personal TV, AC, fridge, laptop, such as personal TV, AC, fridge, laptop, car, etc. लिखा है, उसमें लिखो नेक्स्ट लाइन पर, और नेक्स्ट लाइन पर, बट इट डज इंक्लूड पर्सनल जेडी पासा, पर्सनल जेडी पासा लिखा है। जेडी पासा में लिखो जे डैश ज्वेलरी, नेक्स्ट ड्राइंग, नेक्स्ट लाइन पे लिखो ज्वेलरी ड्राइंग, नेक्स्ट लाइन पे पेंटिंग, नेक्स्ट लाइन पे आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, नेक्स्ट लाइन पे क्या? स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, नोट नंबर 2, ये कॉपी करना है तो करो ये एग्जांपल। नोट नंबर 2, इमूवेबल प्रॉपर्टी डैश लो प्राइस, फिर ये कॉपी करना है तो करो।
लिखा है। फिर नाउ कम टू पेज नंबर 10.4, नोट नंबर 1 है, मिला ऊपर बाकी है। पेज नंबर 10.4 नोट नंबर 1 टेबल के नीचे दिया है, मिला। नोट नंबर 1, गिफ्ट रिसीव्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, हाईलाइट द वर्ड आर एग्जेम्प्ट। आर एग्जेम्प्ट और ब्रैकेट में रम विस्की एलसीडी को भी हाईलाइट करो। पेज 10.4 टेबल के नीचे नोट 1 दिया है, उधर हाईलाइट द वर्ड आर एग्जेम्प्ट एंड हाईलाइट द वर्ड रम विस्की एलसीडी, मिला। पॉइंट नंबर 1 में रिलेटिव्स है, मैरिज, विल, हॉस्पिटल, गिफ्ट इन काइंड, मिला। गिफ्ट इन काइंड के ब्रैकेट्स में लिखो दैट इज पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट इन काइंड के ब्रैकेट्स में लिखो दैट इज पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी समझता है क्या क्या हो रहा है? बराबर है। रम विस्की एलसीडी पे टैक्स आने वाला नहीं है बेटा। रिलेटिव्स मतलब क्या? सो रिलेटिव्स मतलब मैं, मेरी बीवी, सुन रहे हो कि नहीं पता? मेरे मम्मी पापा, तो सुन रहा है क्या? मेरे मम्मी पापा, मम्मी पापा को मैंने अलग से लिखा है। एक्चुअली मम्मी पापा लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट वास्ते सब में कवर हो जाता है, बट मैंने लिखा है बिकॉज ब्रदर एंड सिस्टर के लिए एग्जाम में आपका रॉन्ग जाता है, बराबर है। सो एकदम सिंपल है, 3 लाइन बोल दिया तो डेफिनेशन खत्म हो गया। मैं, मेरी बीवी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, उसके भाई बहन, उनके भाई बहन। क्या क्या बोला? मैं, मेरी बीवी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, उसके भाई बहन, उनके भाई बहन, मेरे ऊपर वाले, मेरे नीचे वाले, उसके ऊपर वाले, उसके नीचे वाले। सिंपल है, बराबर है। मतलब लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। क्या बोला? लीनियल असेंडेंट एंड लीनियल डिसेंडेंट। सो मेरे मम्मी पापा मेरे रिलेटिव है या नहीं है? मेरे दादा दादी है, मेरे बीवी के मम्मी पापा, सास ससुर है। कोई सुन रहा है क्या? तो सास ससुर आर रिलेटिव। मेरे भाई बहन, बीवी के भाई बहन, मेरे चाचा चाची, चाचा है ना, पापा के भाई इज रिलेटिव। और क्या होता है रिलेटिव में अपने? बुआ रिलेटिव, बिकॉज पापा की बहन है। कोई सुन रहा है क्या? मामा जी इज रिलेटिव और मौसी इज रिलेटिव, बराबर है। सो मतलब मेरे मम्मी पापा के भाई। अच्छा, मेरे ससुर का भाई नहीं, भाई बहन में सिर्फ मेरे बीवी के मम्मी पापा के, दैट्स इट। कोई सुन रहा है क्या? क्या बोला? मेरे बीवी के मम्मी पापा के। और लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट मतलब बच्चे बच्चे रिलेटिव है, सन ग्रैंडसन डॉटर ग्रैंड डॉटर रिलेटिव है। कोई सुन रहा है क्या? एंड स्पाउस ऑफ एवरी पर्सन रेफर्ड अबाउट। चाचा रिलेटिव है क्या? तो चाची भी हो गई। कोई सुन रहा है क्या? मामा जी है तो मामी भी हो गई। कोई सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो वहां पे लिखा हुआ है ऊपर फर्स्ट टेबल पे रिलेटिव मीन्स, मिला। हाईलाइट द वर्ड स्पाउस, फिर हाईलाइट द वर्ड ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर 3 बार हाईलाइट करना। तो ब्रदर सिस्टर किसके? मेरे इंडिविजुअल, मेरे बीवी के, स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल और पेरेंट्स के। मिल रहा है क्या? और फिर बाद में बोला हाईलाइट द वर्ड लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, फिर वापस से हाईलाइट द वर्ड असेंडेंट डिसेंडेंट, और सेकंड में हाईलाइट द वर्ड असेंडेंट डिसेंडेंट में स्पाउस, एंड लास्ट में स्पाउस ऑफ पर्सन, हाईलाइट द वर्ड स्पाउस ऑफ पर्सन रेफर्ड इन 226। समझ रहा है क्या? नहीं यार, बराबर है। सो मिस राइट हैंड साइड पढ़ो ना। स्पाउस मतलब मिसेज एक्स रिलेटिव हो गई। कोई सुन रहा है? ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ एक्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ मिसेज एक्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर और मदर ऑफ मिस्टर एक्स। कोई सुन रहा है कि नहीं यार? और लीनियल असेंडेंट ऑफ एक्स, डिसेंडेंट ऑफ एक्स, लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ मिसेज एक्स। मिला। स्पाउस ऑफ एवरी पर्सन में लिख दो ना ब्रैकेट्स में। एग्जाम्पल चाची मामी जी, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा चाची मामी जी, बट समझ जाएगा। एग्जाम्पल चाची मामी जी, समझता है कि नहीं? बराबर। इतना पॉइंट समझा है कि नहीं? पहले वो बताओ यार, तुम लोग समझ रहा है क्या? लिख सकते हो, उधर लिखना है तो ये, अगर लिखना है तो लिखो, कुछ जबरदस्ती नहीं है। लिख रहे हो तो स्पाउस लिख देना। समझता है? ऊपर वाले अलग होने चाहिए अपन दोनों के, नीचे वाले सेम होने चाहिए, नहीं तो फैमिली ट्री में प्रॉब्लम है।
मम्मी पापा अपने असेंडेंट में आ जाते हैं, मैंने अलग किया जस्ट फॉर ब्रदर सिस्टर, बस और कुछ नहीं। लिखा है? अच्छा फटाफट आंसर बोलना। कोविड-19 अभी खत्म हो गया, कोई सुन रहा है कि नहीं है? बट उसके अभी भी प्रोविजंस है अपने को, बट 4 साल हो गया तो एग्जाम में पूछने के चांस कम है। अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी कोविड हुआ है और उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई भी पैसा दे रहा है, कितना भी दे रहा है, एग्जेम्प्ट है। क्या कोई भी पैसा दे रहा है, कितना भी पैसा दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। बट अगर कोविड-19 की वजह से किसी का डेथ हो गया, तो मेरा डेथ हो गया और मेरे फैमिली मेंबर को किसी ने भी, या एम्प्लॉयर ने पैसा दिया अपने, या तो किसी और ने दिया है, तो अगर सपोज मेरा डेथ हो गया, एम्प्लॉयर ने मेरे फैमिली मेंबर को पैसा दिया तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। पहला था ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला, पहला क्या था? ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? डेथ के लिए पैसा मिला। क्या बोला? डेथ। तो अगर मेरे डेथ के लिए मेरे फैमिली मेंबर को पैसा मिला कोविड की वजह से तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और अगर एम्प्लॉयर ने के अलावा किसी ने पैसा दिया डेथ पे, तो मेरा डेथ हो गया, एजे मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, बट एजे ने पैसा दे दिया मेरे फैमिली मेंबर को, तो 10 लाख रुपया एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड पैसा 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। कितना एग्जेम्प्ट है? ट्रीटमेंट के लिए मिला तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई भी किसी से भी कभी भी मिला। डेथ के बाद मिला एम्प्लॉयर से तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर के अलावा किसी से मिला तो 10 लाख तक का एग्जेम्प्ट है, उसके बियॉन्ड इट विल बी टैक्सेबल। सो हाईलाइट करना 10.4 पे नीचे नोट नंबर 2 दिया हुआ है, मिला। Any sum of money received by individual, highlight the word from any person, from any person, highlight the word medical treatment, highlight the word COVID-19 and highlight the word not income, बराबर है। सो irrespective any amount लिखा है क्या? उधर लिखा है फर्स्ट लाइन में, हाईलाइट द वर्ड एनी सम, एनी सम, कितना भी अमाउंट मिले, ट्रीटमेंट के लिए मिला तो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट पेज पे लिखा है हाईलाइट द वर्ड एनी सम, हाईलाइट द वर्ड नेक्स्ट पेज पे एनी सम, हाईलाइट द वर्ड फैमिली ऑफ डिसीज्ड, हाईलाइट द वर्ड एम्प्लॉयर, हाईलाइट द वर्ड, नहीं लिखा एग्जाम नहीं लिखा, हाईलाइट द वर्ड विदाउट एनी लिमिट, एंड सेम लाइन पे अदर पर्सन, हाईलाइट द वर्ड 10 लाख, highlight the word not to be treated as income, not to be treated as income। A point में highlight the word COVID-19, B point में 12 months, spouse, children, dependent parents, brother sister आते हैं। कुछ सुन रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। वाह, दो डिफरेंस घर पे याद रहना चाहिए, यहाँ पे तो समझ जाएगा। ट्रीटमेंट इज ऑलवेज एग्जाम, डेथ के बाद एम्प्लॉयर इज एग्जाम, नॉन एम्प्लॉयर इज 10 लाख तक एग्जाम। ट्रीटमेंट लिख दो ना, पेज नंबर 10.5 के ऊपर टॉप पे लिखो, for treatment fully exempt, for treatment fully exempt, for treatment fully exempt, dash करके लिखो, irrespective from whom it is received, irrespective of whom it is received, irrespective of from whom it is received। next line पे after death from employer fully exempt, after death from employer fully exempt, and next line पे after death from other person
आफ्टर डेथ फ्रॉम अदर पर्सन क्या exempt up to 10 lakh, exempt up to rupees 10 lakh. हाँ वो उधर नीचे लिखा है, वो ये समझ है बेसिकली. सुन रहे हो कि नहीं? बिटकॉइन क्या होता है? वर्चुअल डिजिटल एसेट. क्या होता है? वर्चुअल डिजिटल एसेट. तो उसको मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे. एग्रीगेट मतलब एक गोल्ड मिला और एक बिटकॉइन मिला तो एग्रीगेट करना है आपको. नोट नंबर 4 में हाईलाइट द वर्ड वर्चुअल डिजिटल एसेट. वर्चुअल डिजिटल एसेट. नेक्स्ट लाइन पे सेम ट्रीटमेंट. नेक्स्ट लाइन पे सेम ट्रीटमेंट. सेम लाइन पे मूवेबल प्रॉपर्टी. सेम लाइन पे मूवेबल प्रॉपर्टी. समझाएगा? मतलब जैसे गोल्ड का ट्रीटमेंट है वैसे ही बिटकॉइन का. वहां पे लिख दो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल बिटकॉइन will have same treatment as gold. Example Bitcoin will have same treatment as gold. Bitcoin will have same treatment as gold. समझ रहा है कि कुछ तो समझ रहा है कि नहीं? नोट नंबर 5 है फिर मिला. उसका एग्जाम्पल पढ़ो नहीं तो मजा ही नहीं आएगा, समझेगा ही नहीं बिल्कुल भी. हाँ वो 5 है ना अपना. नोट नंबर 3 गलत प्रिंट हुआ है. पहुंचे. नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 10,000 मिला. फेस वैल्यू ऑफ द शेयर दिया है 100. फेयर मार्केट वैल्यू दिया है 120 और इशू प्राइस दिया है 130 मिला. क्या पहले तो प्लीज समझना ये जो रूल एप्लीकेबल है सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल है. किसको एप्लीकेबल है? प्राइवेट कंपनी. नोट नंबर 3 का हेडिंग पढ़ रहा हूं मैं. कंसीडरेशन रिसीव्ड in excess of fair market value issued by closely held company will be treated as income of such company where the shares are issued at a premium. मिला क्या? प्लीज बोलो. यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 120 और इशू प्राइस 130. मतलब जो प्राइवेट कंपनी का मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा में उन लोग ने शेयर बेचा. कोई सुन रहा है क्या? कितने में? 130 में. तो गवर्नमेंट बोलता है जो 10 रुपया प्रीमियम है ना वो नॉर्मली शेयर कैपिटल में जाता है. पता है क्या? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में प्रीमियम जाता है. तो वो इनकम ट्रीट नहीं हो रहा था सालों से, वो इनकम ट्रीट नहीं हो रहा था. अब बोलता है कि नहीं भाई वो जो 10 रुपया तुमने एक्स्ट्रा कमाया ना फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर कमाया तो फिर इनकम ट्रीट हम लोग को करना पड़ेगा. तो 10 रुपया विल बी टैक्सेबल एज इनकम. नेक्स्ट पेज पे जाओ. लास्ट वाले कॉलम में देखो 10,000 इंटू 10 रुपया 1 लाख रुपया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा. अरे यार नहीं समझा. पहले तो रट्टा नहीं मारना है यार. ये सब है ना अब इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया है तो एग्जाम में पूछने के बहुत चांसेस ज्यादा है. पब्लिक कंपनी में बेटा तुम कभी जिंदगी में फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर शेयर नहीं बिकता है. सुन रहे हो क्या? या तो नीचे बिकेगा एट डिस्काउंट या तो फेयर मार्केट वैल्यू पे बिकेगा. अगर ऊपर बिक भी रहा है ना तो सेबी का लिमिट होता है. अगर ऑलरेडी कंपनी लिस्ट हो गई है तो देयर इज अ लिमिट कि आप इस वैल्यू से ज्यादा पे बेच ही नहीं सकते. ब्लॉक डील बल्क डील में. किसमें? ब्लॉक डील या बल्क डील. एक लेवल से ज्यादा आप नहीं बेच सकते. पहले तो ये समझा. प्राइवेट कंपनी में क्या होता है तुम कुछ भी अगर सपोज प्राइवेट कंपनी है तो अपन क्या करेंगे कोई भी वैल्यू पे बेचेंगे और बोलेंगे प्रीमियम है और टैक्स ही नहीं भरेंगे. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी पे रूल बनाया कि फेस वैल्यू नहीं फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में बेचा देन हम लोग प्रीमियम मानेगा. यहाँ पे मैंने फेस वैल्यू कितना था फेस वैल्यू से कंपेयर किया है मार्केट वैल्यू से. मार्केट फेस वैल्यू से ऊपर बेचो तो प्रीमियम ही है. मार्केट वैल्यू से ऊपर बेचा देन इट इज एन इनकम. एग्जांपल नंबर 2 20,000 शेयर. फेस वैल्यू कितना था 100. मार्केट वैल्यू 120 और अपन ने इशू प्राइस मार्केट वैल्यू से कम में इशू किया तो कोई इनकम नहीं है. 100 रुपए का शेयर 110 में इशू किया तो प्रीमियम है. क्या था 100 रुपए का 100 रुपया क्या था फेस वैल्यू. इशू कितने पे किया 110 तो 10 रुपया प्रीमियम है इनकम नहीं है. टैक्स मत भरो. कोई सुन रहा है क्या? लास्ट कॉलम पढ़ रहा हूं. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7B आर रिट्रैक्टेड सिंस शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम. हाउएवर हाईलाइट द वर्ड नो सम विल बी चार्जेबल
हाईलाइट द वर्ड लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। मिल रहा है? प्लीज आंसर बोलोगे। थर्ड में 100 रुपया फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 90 है, बेटा 98 पे इशू किया, मार्केट वैल्यू से ज्यादा में इशू किया। अरे यार मार्केट वैल्यू से ज्यादा में इशू, बट फेस वैल्यू से तो कम में है ना यार। फेस वैल्यू कितना है, तो उससे कम में तो इनकम ही नहीं हो सकता। डिस्काउंट पे इशू किया तो काय का इनकम। तो स्टेप नंबर 1 किससे ज्यादा पे इशू होना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे, कुछ भी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू होना चाहिए। किससे? अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है और फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है तो इनकम है। किससे ज्यादा होना चाहिए? एंड फेयर मार्केट वैल्यू। वापस से एक बार, एग्जांपल नंबर 2 इसके ऊपर वाला, फेस वैल्यू और इशू प्राइस लास्ट कॉलम फेस वैल्यू से ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं है, तो इसके लिए वो एग्जेम्प्ट है। क्या वाला? इसलिए वो एग्जेम्प्ट है। वापस से एक बार, फर्स्ट वाला एग्जांपल, इशू प्राइस मार्केट वैल्यू 120, इशू और अपना फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 120, इशू प्राइस 130। 130 में इशू किया मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा है और फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है, इसके लिए 10 रुपीज पे टैक्स आ रहा है। एक लास्ट टाइम, सेकेंड एग्जाम्पल, 100, 120, 110 फेस वैल्यू से ज्यादा है बट फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, इसके लिए वहां पे नहीं आ रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, फेस वैल्यू से ही कम है तो आने ही नहीं वाला है, फेस वैल्यू से कम है तो आने ही नहीं वाला है। लास्ट एग्जाम्पल, 100 रुपीज है, 90 रुपीज है, 110 है। 100 मतलब फेस वैल्यू, 110 मतलब इशू प्राइस, 100 से ज्यादा पे इशू किया प्लस 90 से भी ज्यादा पे इशू किया, तो 90 माइनस 110, 20 रुपए का टैक्सेबल हो जाएगा। मिल रहा है क्या? लास्ट में देखो 20 रुपए इंटू 40,000 शेयर। मिल रहा है? 10.5 पे लिखना, 10.5 पे ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, वो टेक्निकल पढ़ लो प्लीज वहां से, और मैं नीचे समरी लिखा रहा हूँ। 10.5 के नीचे तुम्हारे पास जगह है फुटनोट के लिए, मिला? उसमें लिखो स्टेप 1 इशू प्राइस शुड बी मोर देन फेस वैल्यू। स्टेप 1 issue price should be more than face value. Issue price should be more than face value. लिखा? नेक्स्ट लाइन पे स्टेप 2 issue price should be more than fair market value. Issue price should be more than fair market value. लिखा? स्टेप 3 if both the above are satisfied, if both the above are satisfied, then बोलो क्या होएगा? then difference between then fair market value minus issue price, या issue price minus fair market value लिखो ना, then issue price minus fair market value, then issue price minus fair market value taxable. Issue price minus fair market value taxable. समझा क्या? Sure. So that was your gift. KGDWIRC. K मतलब रिलायंस को पैसा मिला तो बिजनेस में, मुकेश अंबानी को मिला तो अदर सोर्सेज। G मतलब गिफ्ट, गिफ्ट दो टाइप का, मनी एंड प्रॉपर्टी। मनी में एग्रीगेट मोर देन 50 है तो टैक्सेबल, प्रॉपर्टी में मूवेबल इमूवेबल, मूवेबल में नो प्राइस लो प्राइस, नो प्राइस में एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 50 है तो फुल्ली टैक्सेबल, लो प्राइस में डिफरेंस मोर देन 50 है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। क्या बोला? डिफरेंस मोर देन 50 है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड दी प्राइस पे। इमूवेबल में अगेन सेम, नो प्राइस या तो लो प्राइस। नो प्राइस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक एक प्रॉपर्टी का 50 के ऊपर है तो वो टैक्सेबल है। लो प्राइस में 100 एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू परचेज प्राइस दोनों में 10% से ज्यादा का डिफरेंस है
और 50,000 के भी ऊपर है देन इट विल बी टैक्सेबल। रम विस्की एलसीवी पे टैक्स आने वाला नहीं है। आर मतलब रिलेटिव्स, एम मतलब मैरिज, जी डब्ल्यू मतलब विल, एच के काइंड, एल सी और डी कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ। ये सब पे टैक्स आने वाला नहीं है, कितने भी अमाउंट का मिले, कुछ भी मिले। और रिलेटिव मतलब मैं, मेरी बीवी, मेरे मम्मी पापा, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ स्पाउस, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, स्पाउस ऑफ एवरी पर्सन रेफर्ड अबव। क्या वाला स्पाउस ऑफ एवरी पर्सन रेफर्ड अबव। कोविड पे मिला तो क्या होएगा? नहीं बराबर से बोलो। नहीं ट्रीटमेंट के लिए मिला तो एग्जाम, डेथ पे मिला एम्प्लॉयर से तो एग्जाम, डेथ पे अदर से मिला तो 10 लाख एग्जाम थे, 12 महीने में मिलना चाहिए। कितने महीने में? 12 महीने। वर्चुअल डिजिटल एसेट का क्या करो? सेम एज मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब गोल्ड इज एन एग्जांपल। अरे बराबर है। अगर प्राइवेट कंपनी है और उसका शेयर्स प्रीमियम पे इशू किया, कितना टैक्स? कभी टैक्सेबल? फेस से भी ऊपर होना चाहिए, फेयर मार्केट से भी ऊपर होना चाहिए, तो डिफरेंस ऑफ एंड फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होएगा। इतना पॉइंट समझता है? फाइन, टेक अ ब्रेक देन विल